नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस युद्ध के पीछे का रीज़न क्या है। तो इस रीज़न के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ में ही हम लोग चर्चा करेंगे ये जो इसराइल नाम का एक नया देश क्रिएट हुआ था 1948 में, इसके इतिहास को जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये एक ये इसराइल एक नए देश के रूप में उभर करके दुनिया के नक्शे के ऊपर आया था। और फिर ये भी जानेंगे कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो ये युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का क्या कारण है। तो साथियों, अभी के समय में तो साथियों हाल ही में क्या हुआ कि हमास वालों ने जो कि फ़लस्तीन की तरफ से गाज़ा स्ट्रिप में जो फ़लस्तीन लोग रहते हैं, उन लोगों ने लगभग 5000 रॉकेट इसराइल के ऊपर दाग दिए। और इसराइल का जो कैपिटल तेल अवीव है, तेल अवीव समेत इसराइल के 7 शहरों के ऊपर 5000 रॉकेट से हमला किया गया हमास के द्वारा, फ़लस्तीन हो या फिर। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म उन्होंने दिया। और इसके बदले में इसराइल वालों ने इनके रिटेलिएशन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स और ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत इसराइल में इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या सब हो रहा है। तो एन अटैक फ्रॉम गाजा एंड इसराइल डिक्लेरेशन ऑफ वार, जैसे ही गाजा की तरफ से ये अटैक किया गया, 5000 रॉकेट से हमला किया गया इसराइल की टेरिटरी में, तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो इसराइल है वो अब इस युद्ध में कूद पड़ा है। मतलब कि वो अब युद्ध में है। नाउ द इसराइल इज एट वॉर। और इसी बीच जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 8 अक्टूबर को मीटिंग करने वाली है और इस बात के ऊपर वो चर्चा करने वाली हैं कि इस युद्ध में किसी भी सिविलियन की जान ना जाए, सिविलियंस जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये इस युद्ध में जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इसराइल हो, दोनों तरफ से ये गुहार लगाई जाएगी कि जो कॉमन सिविलियंस हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, उन्हें किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। तो इसराइल डिक्लेयर्स वार्स एज 100 किल्स इन हमा अटैक, इंडियन एम्बेसी इशूज। तो इंडियन एम्बेसीज जो हैं उन्होंने भी एक गाइडलाइंस इशू कर दिया है कि जो भी इंडियंस इसराइल में हैं, तो वो गाइडलाइंस का इसराइल के द्वारा जो भी गाइडलाइंस निकाले जाते हैं उसको फॉलो करे और खुद को प्रोटेक्ट करे। तो Al-Aqsa storm over 232 Palestinian martyred in air strikes after Hamas killed 250 attackers, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने एबडक्ट भी कर लिया है, इधर से पकड़ करके गाजा की तरफ लेकर के गया है। और हमास लॉन्चेस ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म अगेंस्ट इसराइल, फायर्स 5000 रॉकेट। तो ये इसराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा ये जानकारी दी गई ट्वीट करके कि ये लार्ज स्केल ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है टू डिफेंड द इजरायली सिविलियंस अगेंस्ट कंबाइंड अटैक लॉन्च्ड अगेंस्ट द इसराइल बाय द हमास दिस मॉर्निंग। तो इसराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ऑपरेशन शॉर्ट्स ऑफ आयरन जो है ये लॉन्च किया जा रहा है इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि इसराइल के द्वारा। तो हमास के हमले के बाद गाजा पर इसराइल का एयर स्ट्राइक भी किया गया और इस एयर स्ट्राइक में जो है हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं उनकी मृत्यु की घोषणा की गई है। और फिर बहुत सारे आतंकी ठिकानों को भी नष्ट करने की बात इसराइल सेना के द्वारा दावा किया गया और उसके 4 मुख्यालयों को भी ध्वस्त कर दिया गया और कई आतंकी भी मारे गए हैं। ये जानकारी जो है इजरायली फोर्सेस के द्वारा दी गई है। और फिर अगर हम लोग इस युद्ध में देखें तो जो पश्चिमी देश जो हैं उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान और जो मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज हैं उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जो सलाहकार हैं उन्होंने इसराइल में फ़लस्तीनी लड़ाकों के हमले का समर्थन किया और कहा है कि यरूशलेम और फ़लस्तीन की आज़ादी मिलने तक जो हैं वो लोग फ़लस्तीनी लड़ाकों का साथ देता रहेगा। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान ने भी
हमास के लड़ाकों का समर्थन किया है। और ये भी ट्वीट के माध्यम से जो है ये भी बात सामने आ रही है कि जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश के जो कई कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, जर्मनी के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने इजराइल को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। और वहीं रूस के उप विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हम हमेशा संयम बरतने की अपील करेंगे। और जो यूएस है, यूएस की तरफ से भी इजराइल को समर्थन हासिल हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जो है दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म लॉन्च किया जा रहा था, तो उस दौरान ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि किस तरह से उन्होंने जो है इजराइल की तरफ, इजराइल और गाजा के बीच में जो बॉर्डर है उसको उन्होंने उसमें उन्होंने सेंध लगाया। मतलब कि जो जो मिलिटेंट्स हैं उनको देखा जा सकता है कि उन्होंने ब्लो अप किया है वायर फेंसेस को एंड गेटिंग इनसाइड ऑन मोटरसाइकिल्स की मदद से वो इजराइल की तरफ एंटर कर रहा है। और फिर जो ये हमास का डेप्यूटी चीफ हैं उन्होंने बोला है कि हमास का डेप्यूटी चीफ जो उन्होंने बोला है कि ये जो हॉस्टेजेस हैं इनको स्वैप किया जाएगा फलस्तीनियन प्रिजनर्स से। मतलब कि जो फलस्तीनियन प्रिजनर्स हैं इसराइल की तरफ उनसे ये अदला बदली करेंगे, उनसे वो ये हॉस्टेजेस के बदले में उनको छोड़ने के लिए बोलेंगे। तो साले अल अरोड़ी कॉल्स ऑन वेस्ट बैंक टू ज्वाइन द फाइट, says terror group is ready for any option, boast that Israeli ground invasion would be best scenario for Hamas। तो ये जो हमास हैं उनके डेप्यूटी चीफ के द्वारा कहा गया है। तो इसराइली सेज इट इज एट वार एज टेरर अटैक किल डजन्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस टेरर अटैक में मारे गए हैं। और इस युद्ध की जो है जो ये टेरर अटैक है, इस टेरर अटैक की का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है 9/11 अटैक से। ये 26/11 अटैक से, 9/11 अटैक जो कि अमेरिका के ऊपर हुआ था और 26/11 अटैक जो कि भारत के मुंबई के ताज होटल के ऊपर पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया था। तो उन अटैक से जो है इस अटैक को ये जो अभी इसराइल के ऊपर हमास वालों ने अटैक किया है, इस अटैक की तुलना की जा रही है जिसमें कि दर्जनों लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए और दर्जनों लोग मारे गए। तो अगर हम लोग देखें तो इसराइल जो कि इसराइल का ये वेस्ट बैंक है, फिर इधर वेस्ट बैंक में ये जेरूशलेम है। और जेरूशलेम के की ओल्ड सिटी में वेस्ट जेरूशलेम में का अगर हम लोग मैप देखें तो इसमें ये वाला अलग सा मॉस्क हो गया और इधर जीविश क्वार्टर है, फिर इस तरफ मुस्लिम क्वार्टर है और इधर क्रिश्चियन क्वार्टर है और फिर अर्मेनियन क्वार्टर। इस तरह से ये ओल्ड सिटीज़ में ये इस तरह से लोग बसे हुए हैं। ये अलग सा मॉस्क और फिर तरफ से ये ओल्ड सिटी का हम लोग मैप देख सकते हैं और फिर जीविश क्वार्टर इस तरफ में और मुस्लिम क्वार्टर इस तरफ में रहने वाले मुस्लिम लोग और फिर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इस तरफ रह रहे हैं। तो अगर हम लोग एक डिटेल मैप देखें तो इस मैप में हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ये इसराइल है, इसराइल का लोकेशन मेडिटेरेनियन सी के बैंक के ऊपर हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि इजिप्ट के साथ ये बाउंड्री साझा करता है। और दूसरे तरफ जो ईस्ट की तरफ वाली बाउंड्री है इसराइल की वो जॉर्डन से मिलता है और फिर इसराइल से भी इसराइल का बॉर्डर जो है ये जॉर्डन से और फिर सीरिया से भी मिलता है। तरफ इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और दूसरे तरफ ये लेबनान है। तो इनसे भी इनकी बाउंड्री मिलती है। तो ये जो वेस्ट बैंक है और इस तरफ ये गाजा स्ट्रिप, तो जो कि फ़लस्तीनियों के अंडर में हमास के कंट्रोल में है। और दूसरी तरफ ये जो रंगा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये रंगा हुआ पोर्शन जो है इजराइल है, जो कि इजराइल के कब्जे में है। तो इस तरह से ये गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है दीज आर पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। और ये ग्रीन वाला जो रीजन हमें दिख रहा है दीज आर इजराइल टेरिटरी। तो इजराइल की टेरिटरी ये वाला है। तो अगर हम लोग इसके इतिहास के ऊपर चर्चा करें, इसराइल फ़लस्तीन के इतिहास के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये लगभग 100 वर्ष पुराना एक इशू है जिसमें कि टेंशंस दैट हैव रेज्ड सिंस द मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स फाउंडिंग
इन मई 1948 डेट बैक मच फर्दर। तो इसके इतिहास के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसराइल फलस्तीन और के बीच जो ये अभी युद्ध चल रहा है, इनके पीछे का जो मुख्य वजह है, इनके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो आफ्टर द डिफीट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब ओटोमन एम्पायर की हार हो गई थी, ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया था। ब्रिटेन टुक द कंट्रोल ऑफ द एरिया नॉन एज फलस्तीन। तो फलस्तीन नाम का जो आज के समय मतलब उस समय जो एरिया हुआ करता था, इसके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल आ गया, विच वाज इनहेबिटेड बाय अ जिविश माइनॉरिटी एंड अरब मेजोरिटी। और यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो थे जी अरब अरबियन पॉपुलेशन, जो कि मोस्टली मुस्लिम लोग थे, उनका पॉपुलेशन जो है मेजोरिटी में था। वहीं जो जीविश लोग जो थे ये लोग माइनॉरिटी में थे। यहाँ पे टेंशन बढ़ते गया। टेंशन ग्रू व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेव ब्रिटेन द टास्क ऑफ स्टेबलाइजिंग अ नेशनल होमेज फॉर द जीविश पीपल। इस जगह पे टेंशन उस समय इंक्रीज हो गया जब नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि एक जीविश नेशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो लगभग 6 मिलियन जीविश जो हैं वो लोग मारे गए थे उस समय तक। और लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है जीविश लोगों का वो डिस्प्लेस हो चुका था। और जीविश पीपल जो है वो लोग किसी सेफ जगह की तलाश में था, सेफ लैंड ऑफ देयर ओन, उनकी तलाश में था। तो 1947 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन रिकमेंड करता है स्प्लिटिंग ऑफ द पैलेस्टीन इनटू सेपरेट जीविश एंड अरब स्टेट्स। 1947 की ये बात है। उस समय जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने रिकमेंड किया कि एक अलग से जीविश स्टेट का निर्माण किया जाए, एक अलग से जीविश स्टेट का क्रिएशन किया जाए, और दूसरा अरब स्टेट्स का क्रिएशन किया जाए बाय स्प्लिटिंग दी फलस्तीन। फलस्तीन को स्प्लिट करके जो है ये अरब और जिविश नेशन का क्रिएशन किया जाए। तो टेंशंस ग्रू व्हेन द इंटरनेशनल कम्युनिटी गेव ब्रिटेन द टास्क ऑफ स्टेबलाइजिंग अ नेशनल होम फॉर जिविश पीपल। तो जिविश पीपल के लिए एक नेशनल होम की जब ये चर्चा होने लगी, तो उन्हें एक एक सेफ लैंड देने की जब बातें होने लगी, तो उस जगह जो है फलस्तीन रीजन में जो है ये टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फॉर जीविश इट वाज देयर एंसेस्ट्रल होम। और जीविश लोगों के लिए ये उनका एंसेस्ट्रल होम था। जबकि फलस्तीनियन अरब्स आल्सो क्लेम्ड द लैंड एंड अपोज्ड द मूव। और जो ये फलस्तीनियन अरब लोग जो थे वो लोग भी क्लेम कर रहे थे कि ये ज़मीन उनका है, ये जगह उनका है, और उन लोगों ने इस मूव को अपोज किया। 1920 और 1940 के दशक में द नंबर ऑफ जिविश इमिग्रेंट्स ग्रू। उस जगह पे जो है जिविश इमिग्रेंट्स की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, विद मेनी फ्लीइंग प्रोसिक्यूशंस इन यूरोप एंड सीकिंग अ होमलैंड आफ्टर द होलोकॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। जो ये वर्ल्ड वॉर टू में होलोकॉस्ट जो कि एडोल्फ हिटलर के रेन में किया गया था, उनके तो इस होलोकास्ट से बचने के लिए ये जीविश लोग जो हैं वहां से भाग करके कोई एक सेफ लैंड की तलाश में इधर की तरफ ये आ रहा था। तो यूरोप में जो एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जीविश लोगों का होलोकास्ट हो रहा था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, तो इस होलोकास्ट से बचने के लिए जीविश लोग भाग करके इधर एक सेफ लैंड की तलाश में था। और फ्रिक्शन ग्रू बिटवीन द जीविश एंड द अरब्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और उस दौरान जो है जीविश और अरब्स के बीच में जो है जीविश और अरब्स का जो है ये अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, टेंशन इंक्रीज हो गया। और 1947 में यूनाइटेड नेशन ने वोट किया फॉर फलस्तीन टू बी स्प्लिट इनटू सेपरेट जीविश एंड अरब स्टेट्स। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये वोटिंग से उन्होंने ये तय किया कि जो फलस्तीन है उनको दो अलग अलग नेशंस में बांट दिया जाएगा, एक जीविश स्टेट होगा और दूसरा अरब स्टेट होगा, विद जेरूशलेम बिकमिंग एन इंटरनेशनल सिटी। और जो जेरूशलेम होगा वो एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में उन्होंने इसको घोषणा किया।
तो द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय जेविश लीडर बट रिजेक्टेड बाय अरब साइड एंड नेवर इम्प्लीमेंटेड। जो ये प्लान था यूनाइटेड नेशन का, इस प्लान को जेविश नेशन के द्वारा एक्सेप्ट तो किया गया, लेकिन जो अरब साइड हैं उन लोगों ने इस प्लान को रिजेक्ट किया और इस प्लान को उन्होंने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस तरह से अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम द ब्रिटिश लेफ्ट इन 1948। तो इस प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए ब्रिटिश लोग जो हैं, जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उन्होंने इस जगह को 1948 में छोड़ दिया एंड जीविश लीडर्स डिक्लेयर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। और इस तरह से जो जीविश लीडर्स थे उन्होंने जो स्टेट ऑफ इसराइल है, इसराइल नाम का एक कंट्री के क्रिएशन की उन्होंने घोषणा की। अ वार फॉलोड व्हेन पैलेस्टीनियंस ऑब्जेक्टेड। और जब पैलेस्टीनियन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है इस मूव के ऊपर, इस मूव का उन्होंने जब विरोध किया तो एक युद्ध हुआ विद ट्रूप्स फ्रॉम नेबरिंग अरब कंट्रीज इन्वेडिंग। hundreds of thousands of Palestinians were forced out of their homes on a day marked as Al-Nakba, named for an Arabic word for catastrophe, and on which Palestinians give speech, hold rallies, and brandish the keys to homes they were forced to leave behind and still hope to return to. So by the time the fighting ended in a ceasefire the following year, Israel controlled the most of the territory. तो 1947 में जब 1948 में जब इसराइल नाम का एक नए कंट्री की घोषणा हुई, तो इसके बाद जो है अरब नेशंस ने ये फ़लस्तीनियों की मदद करनी शुरू की और इनके वजह से जो है वहाँ पे फिर टेंशन इंक्रीज हुआ और फिर उस जगह पे युद्ध भी हमें आगे के वर्ष में देखने को मिला। तो जॉर्डन एज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द वेस्ट बैंक इन 1950। 1950 में जो है जॉर्डन के कंट्रोल में ये जो वेस्ट बैंक है, इस वेस्ट बैंक की का कंट्रोल जो है जॉर्डन के हाथ में आ गया एंड इजिप्ट टू गाजा। और इजिप्ट के कंट्रोल में ये गाजा स्ट्रिप जो आज के समय में है, इनके कंट्रोल में ये गाजा स्ट्रिप आ गया। और फिर एन अरेंजमेंट दैट वुड लास्ट अंटिल द 6 डे वॉर ऑफ 1967। और ये जो है 6 डे वॉर जब 1967 में चला तो उस समय तक तो ये स्थिति बनी रही और उसके बाद जब 6 डे वॉर 1967 के बाद व्हेन इजरायली फोर्सेस कंकर्ड दोज टेरिटरीज। तो इजरायली फोर्सेस ने जो है ये गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक जो है इन दोनों टेरिटरी को अपने कंट्रोल में उन्होंने ले लिया। और बिफोर दिस स्पोर्डेक वायलेंस कंटिन्यूड, नोटेबल मेजर्स टुक प्लेस इन विलेजेस ऑफ Kalkilia Kufr Qasim and Khan Yunis in 1956 and as Samu in 1966. Jerusalem was divided between Israeli forces in the west and Jordanian forces in the east। तो जो जेरूसलम है इसको डिवाइड कर लिया गया बिटवीन दी इजरायली फोर्सेस। इस जेरूसलम को डिवाइड कर लिया गया बिटवीन दी इजरायली फोर्सेस एंड दी जॉर्डन फोर्सेस। इजरायली फोर्सेस और जॉर्डन फोर्सेस के बीच में जेरूसलम नाम शहर को जेरूसलम को जो है उन्होंने डिवाइड कर लिया। और बिकॉज देयर वाज नेवर अ पीस एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ कभी भी पीस एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया, विथ ईच साइड बिकमिंग द बॉर्डर देयर वर मोर वॉर्स एंड फाइटिंग्स इन द फॉलोइंग डिकेड्स। और आगे के आने वाले वर्षों में जो है कई युद्ध हुए और टेंशन्स हुए, युद्ध हुए और आज तक ये युद्ध जारी हैं। 1967 में क्या होता है, इसराइल जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है ईस्ट जेरूसलम को। जेरूसलम का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। और फिर एंड द वेस्ट बैंक, मोस्ट ऑफ द सीरियन गोलन हाइट्स, गाजा एंड इजिप्टियन सिनाई पेनिनसुला। 1967 में इसराइल जो है ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और जो सीरिया का जो ये गोलन हाइट्स हैं इस तरफ, दिस इज गोलन हाइट्स, या इट इज गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स सीरिया का, जॉर्डन का ईस्ट जेरूसलम और जो ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, 1967 में इसके ऊपर इसराइल की कब्जा हो जाती है।
इसराइल इसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। द मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियन refugees and their descendants live in Gaza and the West Bank and in neighboring Jordan, Syria and Lebanon. Israel has not allowed them to return to their home. तो बहुत सारे फलस्तीनियन रेफ्यूजी एंड देयर डिसेंडेंट्स लिव इन गाजा, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो गाजा में हैं आज के समय में भी, और फिर वेस्ट बैंक में है, और नेबरिंग जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। और इसराइल इसराइल ने जो है इन्होंने अलाउ नहीं किया टू रिटर्न टू देयर होम्स। इसराइल क्लेम्स दिस वुड नॉट ओनली ओवरवेलम द कंट्री बट आल्सो थ्रेटन द एग्जिस्टेंस एज ए ज्यूइश स्टेट। तो इस वजह से जो है उन्होंने उन लोगों को वापस इधर आने से मना कर दिया। तो इसराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक, आज के समय में भी वेस्ट बैंक का कंट्रोल जो है इसराइल के पास है। एंड ऑल्दो इट पुल्ड आउट ऑफ गाजा, द यूनाइटेड नेशन स्टिल रिगार्ड्स द लैंड एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। और आज के समय में भी जो है यूनाइटेड नेशन इस गाजा स्ट्रिप को जो है रिगार्ड करता है एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी। इसराइल क्लेम्स ऑफ जेरूसलम इट्स कैपिटल व्हाइल पैलेस्टीनियन क्लेम्स ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। और आज के समय में स्थिति यह है कि जो इसराइल है ये क्लेम करता है जेरूसलम को अपना कैपिटल के रूप में, वहीं दूसरे तरफ पैलेस्टीनियन जो है ये क्लेम करता है ईस्ट जेरूसलम को एज द कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। जो फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट जो बनने वाला है तो उसका कैपिटल जो है ये क्लेम करता है ईस्ट जेरूसलम को। चूंकि गाजा जो है ये रूल किया जाता है पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास के द्वारा, विच हैज बीन इन्वॉल्व in the uprisings which have brought in new era of conflict between the Israel and Palestine. Israel and Egypt tightly controls Gaza's border. इसराइल और इजिप्ट जो है ये टाइटली कंट्रोल करता है गाजा के बॉर्डर को, ताकि रोक सके, स्टॉप कर सके वेपन गेटिंग्स टू हमास। जबकि पैलेस्टीनियंस इन गाजा एंड द वेस्ट बैंक से they are suffering because of these restrictions, with hundreds struggling to access basic necessities. Israel says it is only acting to protect itself from Palestinian violence। और दूसरे तरफ ये इसराइल वाले बोलते हैं कि ये इसलिए एक्ट कर रहे हैं ताकि वो पैलेस्टीनियन वायलेंस से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जो लैंड ये फलस्तीन का बिलोंग कर रहा था 1947 से पहले, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के तरफ जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इनिशिएट किया एक प्लान को और उन्होंने सेपरेट कर दिया वेस्टर्न फलस्तीन इनटू टू स्टेट्स। इस वेस्टर्न फलस्तीन को दो हिस्से में उन्होंने जब बांट दिया, तो जहाँ की जीविश लीडर ने इसको एक्सेप्ट किया और दूसरे तरफ जो है पैलेस्टीनियन लीडर्स जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यूनाइटेड नेशन के इस प्लान को। और 1947 से पहले अगर हम लोग देखें तो 1917 से पहले, बिफोर द क्रिएशन ऑफ इसराइल, ये येलो वाला पूरा रीजन जो है ये पैलेस्टीन को बिलोंग करता है। दीज आर द रीजन्स बिलोंगिंग टू फलस्तीन। जबकि अगर हम लोग 1946 की बात देखें, 1946 में देखें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, तो ये ग्रीन वाला एरिया जिविश लोगों का है। जिविश लोगों की सेटलमेंट इस ग्रीन वाले एरिया में हो गया है। और फिर यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान जब 1947 में आया तो ये ग्रीन वाला एरिया जो कि जिविश सेटलमेंट था, ये एरिया इंक्रीज्ड है 1947 तक। बहुत सारे जिविश लोग इधर आ चुके थे यूरोप से और वो लोग इधर में अब इनहेबिट कर रहे थे। तो 1947 के जो यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान है उस पार्टीशन प्लान के तहत ये जो फलस्तीन नेशन पहले हुआ करता था इसको दो हिस्से में बांट दिया गया। एक हिस्सा फलस्तीन को और दूसरा हिस्सा ये ग्रीन वाला
जीविश लोगों को दिया गया। तो जीविश लोगों को ये वाला प्लान एक्सेप्टेबल था, उन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया। वहीं दूसरे तरफ जो फ़लस्तीन थे, जिनको सपोर्ट था अरब नेशन से, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो 1948 में जो है इसराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया और 1948-49 में हम लोग को देखने को मिलता है अरब इसराइल वार। और जो जिविश कम्युनिटी हैं वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एज द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द न्यू स्टेट ऑफ इसराइल। और जो नेबरिंग अरब स्टेट्स था उन्होंने इसमें इंटरवीन किया मिलिटरली, और फिर मिलिट्री भेज करके उन्होंने इंटरवीन किया और पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट अरब इसराइल वार। और जो द वार लेफ्ट हिस्टोरिक फ़लस्तीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो हिस्टोरिक फ़लस्तीन नेशन पहले हुआ करता था, ये फ़लस्तीन नेशन जो है ये 3 हिस्से में बँट गया। 1949 में आर्मिस्टीस gave Israel control over 77% ऑफ द टेरिटरी। और 1947 में जो है 1948 और 49 का जो ये वार हुआ, इस वार के बाद जो है लगभग 77% हिस्से में इसराइल का कंट्रोल हो गया। और फिर 1967 का जो 6 डेज वार था, द 6 डे वार इन्वॉल्व्स द फाइटिंग अमॉन्ग्स्ट दी, जो ये अरब स्टेट हैं जैसे कि इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ, इन लोगों ने वार किया अगेंस्ट द इसराइल। और इट रिजल्टेड इन इसराइल क्लेमिंग कंट्रोल ओवर दी, जो ये गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक, ये वाला गाजा स्ट्रिप, और इधर गोलन हाइट्स जो हैं इनके ऊपर इनका कंट्रोल आ गया। द वेस्ट बैंक फ्रॉम जॉर्डन, द गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया एंड द ईस्ट जेरूशलेम, ये 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल के कंट्रोल में आ गया। और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 2012 तक आते आते गाजा एक्सपल्सन प्लान एज पार्ट ऑफ यूनिलैटरल डिसएग्रीमेंट इनिशिएटिव्स, Israel Defense Forces leave the Gaza Strip and 4 settlements in the नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। तो 2012 में जो है क्या होता है कि गाजा एक्सपल्सन प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि जो यूनिलेटरल डिसएग्रीमेंट इनिशिएटिव के अंदर इसराइल जो है, इन्होंने इसराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये गाजा स्ट्रिप को छोड़ देता है। इसको छोड़ करके ये अपनी टेरिटरी में आ जाता है और इसराइल लॉन्चेज ए मैसिव एयर कैंपेन ऑन गाजा with the declared goal of deterring Hamas। और Palestinian submits a proposal for membership and statehood to the United Nations। 2012 में ही जो है लोगों ने 2012 में जो है एक अलग से स्टेटहुड का डिमांड करता है यूनाइटेड नेशन से। तो ये एक प्रपोजल उधर में भेजता भी है। तो इस तरह से जो है जो लैंड 1917 से पहले 1917 से पहले या यूँ कहें तो 1946 से पहले जो लैंड एक्सक्लूसिवली पैलेस्टीनियन का हुआ करता था, वो लैंड आज के समय में मोर देन 80% हिस्सा जो है आज के समय में इजराइल के कब्जे में है। तो आज एक इजराइल जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बन के उभरा है। तो ये इस तरह से 4 स्टेजेज में, स्टेज 1 जहाँ की सिर्फ फ़लस्तीन हुआ करते थे 1946 से पहले, फिर उसके बाद जो है 1947 में यूनाइटेड नेशन प्लान आया, 1949 टू 61 कुछ इस तरह से था, और फिर प्रेजेंट में 2008 तक आते-आते ये स्थिति थी। और आज के समय में देखें तो मोर देन 80% हिस्सा जो है जो फ़लस्तीन का हुआ करता था वो आज जिविश लोगों के कंट्रोल में है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।